हेलो स्टूडेंट। इस बार इस वीडियो के थ्रू हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक रचना के आधार पे वाक्य रूपांतरण और समास, इन दोनों टॉपिक का रिवीजन करेंगे। समास टॉपिक पहले भी आपको करवाया गया, इवन आपको समर ब्रेक से पहले एंड ऑफ अप्रैल में इसका पूरा वर्क हम देख चुके थे, सर पढ़ा चुके हैं और शॉर्ट में मैं आपको इन दोनों टॉपिक्स को रिवाइज करवाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। इस टॉपिक में हमें वाक्य के 3 प्रकार हैं, अच्छे से पता है। रचना के आधार पे 3 तरह के वाक्य माने गए, जैसे कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। जैसे फर्स्ट एक एग्जांपल है, मैं 9 बजे घर से निकलकर 10 बजे विद्यालय पहुंचा। अब जब ये निकल कर, ये जो क्रिया आई, ये सरल वाक्य में है ना। मेन मुख्य क्रिया है पहुंचा और पहले वाली क्रिया के संग कर लगाओ, तो ये सरल वाक्य का एग्जाम्पल। मैं 9 बजे घर से निकला और 10 बजे विद्यालय पहुंचा। लेकिन अगर वाक्य में और लगाया गया और वाक्य 2 स्वतंत्र अलग अलग वाक्य बने, तो ये संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल। जैसे कि मैं 9 बजे घर से निकला, ये प्रथम एक अपना एक स्वतंत्र अर्थ दे रहा है और दूसरा है 10 बजे विद्यालय पहुंचा, ये दूसरे वाक्य का। तो ये संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल जिसमें और का प्रयोग किया गया। और थर्ड है, मैं जब 9 बजे घर से निकला तो 10 बजे विद्यालय पहुंचा। तो मैंने यहाँ पे इस वाक्य में देखिए जब और तो इनका प्रयोग है। ये मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य के एग्जाम्पल्स, जिसमें कि एक वाक्य का जो खंड है वो अर्थ के आधार पर प्रधान होगा और दूसरा वाक्य जो उपवाक्य है वो अर्थ के लिए, मीनिंग के लिए इस पर डिपेंडेंट होगा, आश्रित उपवाक्य होगा। तो ये आश्रित उपवाक्य हमेशा मिश्र वाक्य में होते हैं। ओके, तो इन वाक्य को ध्यान से पढ़ने पे पता चलता है कि तीनों वाक्यों में बात तो एक ही कही गई है, लेकिन रचना के आधार पर वाक्य के 3 अलग अलग प्रकार हैं। जैसे कि पहले वाक्य में दोनों वाक्यों को इस प्रकार मिलाकर लिखा गया कि मुख्य क्रिया एक ही रहे। जैसे कि फर्स्ट, मुख्य क्रिया पहुंचा ही थी, तो ये सरल वाक्य होता है। जब 2 स्वतंत्र वाक्य एक योजक शब्द से जुड़े, जैसे कि सेकंड एग्जांपल जिसमें और का प्रयोग था, तो वो संयुक्त वाक्य। और थर्ड, तीसरे वाक्य में 2 वाक्य इस तरह जुड़े हैं कि एक वाक्य दूसरे पर आश्रित हो गया है, इसलिए वो मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल। तो ये चीजें मैं आपको अभी समझा चुकी थी। वाक्य की इसका मतलब सिंपल 3 खेल, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जिस वाक्य में केवल एक पूर्ण क्रिया हो, सरल वाक्य। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, ध्रुव खाते खाते मेज से उठ गया। परिश्रमी स्वभाव ने सफलता प्राप्त करने में शालू की मदद की। लड़का परसों सुबह बेलों में से पके पके खरबूजे चुन रहा था। नेक्स्ट, अभियान दल दिल्ली से काठमांडू चल दिया। इन सभी में ये जो हाईलाइटेड अलग से बोल्ड किए गए वर्ड्स हैं, उठ गया, मदद की, चुन रहा था, चल दिया, ये एक मुख्य क्रिया, पूर्ण क्रिया यहाँ पे है, इसलिए ये सरल वाक्य के एग्जाम्पल। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य, जब 2 स्वतंत्र वाक्यों को एक समुच्चय बोधक शब्द से जोड़ें। अब इसके लिए ध्यान रखना, इन वर्ड्स को नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं फेयर कॉपी में। आप इजीली इसके थ्रू संयुक्त वाक्य पहचान सकते हैं और बना सकते हैं। कौन से वर्ड्स हैं? और, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु। ठीक है, कैसे काम करेंगे ये वर्ड्स? आपको अगर सेंटेंस पहचानने के लिए आता है, शब्दों को देखिए, वाक्य में ये वर्ड्स है, इट मीन्स वो संयुक्त वाक्य है। अगर वाक्य में आपको कन्वर्ट करने के लिए, पहचानने के लिए कहा है, तो आप उस सेंटेंस के बीच में और लगा दीजिए, या सेंटेंस की मीनिंग के हिसाब से किंतु, परंतु, जो भी आप यूज करना चाहते हैं अर्थ के आधार पे, तो वो चेंज हो जाएगा संयुक्त वाक्य में। तो ये वर्ड ध्यान रखना, ठीक है। और, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, कुछ और वर्ड्स भी हो सकते हैं, बट ये बेसिक वर्ड्स कॉमन ये आते हैं। नेक्स्ट है मिश्र या मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और उसके संग आश्रित उपवाक्य है।
तो इन्हें हम जोड़ते किन से हैं? व्यधिकरण से जोड़ते हैं, जैसे कि, जब, जो, जहां, जिन, जिस, यद्यपि, जो कि, जैसा कि, इस तरह के वर्ड तो सेंटेंस में ये दिखते हैं, इट मीन्स मिश्र वाक्य। पहचाना, समझ में आया? वाक्य की शुरुआत में जब और फिर अगले उपवाक्य की स्टार्टिंग में होगा तब। जब सूर्योदय हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे, यानी जब और तब यूज किया तो मिश्र वाक्य। जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही पक्षी चहचहाने लगे, जैसे ही वैसे ही भी मिश्र में। जो लड़का तेज भागा वो प्रथम आया, तो जो और वो ये भी यूज होगा मिश्र में। तो इन वर्ड्स को ध्यान रखना, इनसे आपको हेल्प मिलेगी पहचानने में और चेंज करने में। वाक्य रूपांतरण तथा वाक्य परिवर्तन। रूपांतरण का मीनिंग क्या है? एक प्रकार के वाक्य को कन्वर्ट करना दूसरी तरह के वाक्य में, विशिष्ट रूप से उसे बदलना। जैसे कि रोहित गाना गाकर सो गया। अब मैंने गाकर यहाँ पे वर्ड है तो ये सरल वाक्य। कुछ और वर्ड्स बता देती हूँ। सरल वाक्य में ही होता है, कर होता है, कई बार कारक विभक्तियों का भी प्रयोग करते हैं कन्वर्ट करने के लिए, जैसे कि कर के या से, जो भी यूज रिक्वायर्ड हो वहां पे, तो ही, कर, ये कारक विभक्तियां आपको मोस्टली नजर आ जाएंगी। सरल वाक्य ये कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। और इसी वाक्य से जब आप एक संयुक्त वाक्य होगा तो रोहित ने गाना गाया और वह सो गया, और का यूज किया गया है। एक समुच्चय बोधक शब्द, तो ये एग्जाम्पल हुआ संयुक्त वाक्य का। जब रोहित ने गाना गाया तो वह सो गया, जब और तो क्योंकि ये यूज किए गए हैं वर्ड्स, तो ये मिश्र वाक्य, मैं आपको भी बता चुकी थी। तो इस तरह से एक तरह के वाक्य का दूसरी तरह के वाक्य में परिवर्तन वाक्य रूपांतरण कहलाता है। तो ये टॉपिक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम समास टॉपिक, ये हम पहले ही आपको शायद भेज चुके थे एंड ऑफ अप्रैल में, तो ये वर्क आपके पास होगा। शॉर्ट में इस टॉपिक को समझा देती हूँ। समास है क्या? समास उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें कि दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक सिंगल पद बनाते हैं। इस समस्त पद बनने वाले वर्ड को हम समस्त पद कहते हैं। जैसे गंगा जल, दो पद है, समस्त पद बना गंगा जल, समास विग्रह हुआ गंगा का जल। ठीक है। ऐसे ही देश के लिए भक्ति, चार शब्द हैं, और इन चारों से जब मैं एक समस्त पद बनाऊंगी तो वर्ड बनेगा देशभक्ति। ठीक है। इस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर हम एक शब्द बनाते हैं। समास के 6 भेद: अव्ययभाव, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास। ये 6 इसके भेद हैं। शॉर्ट में हर एक के बारे में आपको एक एक एग्जाम्पल समझाती जा रही हूँ, ताकि आपके लिए ये पूरा टॉपिक रिवीजन एक हो जाएगा, शॉर्ट रिवीजन। और एंड में, इस वीडियो के एंड में एक आपके लिए स्क्रीन शेयर करूंगी, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वो 5 या 6 मिनट में इस टॉपिक को रिवाइज करने में आपकी हेल्प करेगा। कैसे, वो आपको एंड में पता चलेगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं समास के भेद। फर्स्ट है अव्ययभाव समास। इस समास में एक पद जो प्रधान होता है वो होता है अव्यय। जैसे कि यहाँ पे है, कौन सा वर्ड है? अव्यय, आजीवन। तो इसमें जो स्टार्टिंग वर्ड है आ, ये अव्यय वर्ड है। जीवन भर, जीवन पर्यंत, ये इसका समास विग्रह होगा। आमरण, मरने तक। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तो ये जो वर्ड है यथा, ये हुआ अव्यय। कुछ और ऐसे ही कॉमन अव्यय जो आते हैं, मैं बोल देती हूँ, आप उन वर्ड्स को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। अव्यय है प्रति, जैसे कि प्रतिदिन, प्रति पल, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। तो प्रति, भर, आ, यथा, इस तरह के एग्जाम्पल, बे, ये सारे अव्यय वर्ड्स हैं। आपको सेंटेंस उस वर्ड की शुरुआत में ये दिख जाएंगे। पहचानने के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना, अगर वो अव्ययभाव समास है तो ये अव्यय वर्ड्स आपको यहाँ स्टार्टिंग में दिख जाएंगे। जैसे कि यथाशक्ति, स्टार्टिंग में यथा है। भर पेट, तो भर शब्द स्टार्टिंग में होगा। ठीक है। और प्रतिपल,
तो प्रति वर्ड शुरुआत में, तो अव्यय होगा शब्द और वो अव्यय आपको शुरुआत में दिख जाएगा। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिसमें दोनों ही पद समान महत्व के होंगे और बीच में और तथा या लगता है। ठीक है, जैसे कि पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सीताराम, सीता और राम, ये दोनों पद प्रधान, बीच में यूज हुआ और। ठीक है, नेक्स्ट है द्विगु समास। इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है। संख्या मतलब कोई नंबर, ठीक है, कोई संख्या दिखाई जाएगी और जो समास विग्रह होगा उसमें समूह का अर्थ है। समाहार मतलब ग्रुप, समूह। तिरंगा, टी मतलब तीन, ठीक है, तीन रंगों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। समाहार मतलब समूह और फर्स्ट वर्ड एक संख्या शो कर रहा है यहाँ। नेक्स्ट है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य या उपमेय उपमान संबंध है। इसको समझ लीजिए कैसे। जो ये कर्मधारय समास के एग्जाम्पल होंगे, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल पीतांबर। पहला पद क्या है यहाँ पे देखिए, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र। पीला है अंबर, जो वस्त्र पीले रंग का है, तो इसमें उस चीज की विशेषता बताई। अंबर यानी वस्त्र की विशेषता उसका पीला होना। तो यहाँ पे दो तरीके हैं पहचानने के। एक तो आपको विशेषण दिख जाएगा उस वर्ड में, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा पीत यानी पीला, और दूसरा इसके समास विग्रह में जो होता है, ये इसकी पहचान है। ध्यान रखना, कर्मधारय समास में अगर जो यूज हुआ है तो आपको इजीली पहचानने आ जाएगा ये विशेषता बता रहा था, ये कर्मधारय समास का एग्जाम्पल। समास विग्रह से पहचान सकते हैं, ठीक है। और समस्त पद से पहचानना हो तो वर्ड देखिएगा, वो उसकी विशेषता शो कर रहा है। अगर उसका मतलब उसकी मीनिंग विशेषता है, जैसे कि नील गाय, गाय की विशेषता उसका नीला होना, नीली है गाय जो, समास विग्रह में जो से पहचान सकते हैं। और समस्त पद में अगर पहचानने के लिए आएगा तो आप उस फर्स्ट वर्ड को देखिए, क्या वो विशेषण है। अगर वो एक विशेषण है, उस दूसरे पद की विशेषता शो कर रहा है। किसकी? इस वाले पद की। ये जो दूसरा पद है इसकी विशेषता शो कर रहा है नील। गाय एक संज्ञा शब्द, इसकी विशेषता उसका नीला होना, तो ये विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। ठीक है, ऐसे ही उपमेय उपमान संबंध भी होता है। अगर किसी प्रसिद्ध चीज को कहते हैं उपमान, ठीक है, उससे कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं किसी सामान्य वस्तु की जिसमें उसके जैसा गुण है, तो ये उपमेय उपमान संबंध। जैसे कि चंद्रमुख, चंद्र उपमान फेमस चीज है, चंद्रमा के समान मुख, तो ये हो गया उपमेय उपमान कर्मधारय समास का एक भाग। ओके, कमल नयन, कमल अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है और किसी के नयन यानी नेत्रों को कमल के समान कहा जाता है, तो कमल हुआ उपमान और वो जिससे उसकी तुलना की जा रही है नयन, वो हुए उपमेय। तो कमल के समान नयन, तो ये होगा कर्मधारय समास का एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास। इसमें ये द्वंद्व का अपोजिट माना जाता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, बल्कि ये दोनों मिलकर किसी तीसरे ही पद की विशेषता शो करते हैं। ठीक है, जैसे कि नीलकंठ, गले का नीला होना, ये तो नहीं है ना इसका अर्थ। नीला है कंठ जिसका, यानी थर्ड पर्सन जिसकी शो कर रहे हैं, तीसरा व्यक्ति। शिव के लिए तीसरा पद है शिव, तो ये एग्जाम्पल हुआ बहुव्रीहि समास का। ओके, नीला है कंठ जिसका, तीसरा पद जिसकी विशेषता बताई जा रही है, तो वो बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है दशानन, दश मतलब 10। अब संख्या देखकर जरूर नहीं द्विगु है, समूह का अर्थ नहीं दे रहा है। दशानन 10 सिर का समूह नहीं बोल रहा, 10 मुख है जिसके। अब ये जिसका, जिसके, इस तरह के शब्द आएंगे तो भी बहुव्रीहि समास है। अगर समास विग्रह दिया जा रहा है आपको और आपको पहचानना है, तो एक शॉर्ट तरीका है, जिसका, जिसके, इस तरह की चीजें दिख रही है तो बहुव्रीहि समास है। ठीक है, 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण, तो ये रावण के लिए यूज किया था दशानन।
और मैक्सिमम एग्जाम्पल्स जो आपके लिए आते हैं वो होते हैं तत्पुरुष समास। बोर्ड में अब तक जितनी बार भी एग्जाम्पल्स आए हैं तत्पुरुष के उदाहरण जरूर होते हैं, तो इसको अच्छे से जरूर प्रैक्टिस करना। तत्पुरुष समास में कारक की विभक्तियों का लोप होता है। आपने कारक पढ़ रखे हैं ना, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, जो भी ये 8 थे। तो फर्स्ट और लास्ट यूज नहीं होता, कर्ता ने और लास्ट संबोधन नहीं, बाकी 6 पर बेस्ड ये तत्पुरुष समास के भेद। तो हमारा सेकंड क्या होता है, कर्ता ने के बाद कर्म तत्पुरुष समास है ना, कर्म को। तो आप जब इसका समस्त पद बनेगा तो को हट जाएगा और समास विग्रह होगा तो को आता है। ग्राम गत, ग्राम को गया। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। करण तत्पुरुष समास, करण आता है से और के द्वारा, अकाल से पीड़ित, रोग से ग्रस्त। इसको ध्यान रखना, अपादान में और उसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। करण तत्पुरुष समास तब होगा जब वो चीज जैसे कि अकाल, दूसरे जो पद है पीड़ित, उसके लिए एक साधन है, पीड़ित होने का रीजन अकाल, ठीक है, तो ये एक दूसरे के लिए साधन या द्वारा का मीनिंग देंगे, तभी करण तत्पुरुष समास है। ठीक है, जैसे रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। नेक्स्ट है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान है के लिए, आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, के लिए देखते ही पहचान सकते हैं संप्रदान तत्पुरुष का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। नेक्स्ट अपादान तत्पुरुष समास। अब यहाँ जो से है वो किसी चीज के अलग होने का अर्थ देगा या दूरी बताएगा या ईर्ष्या, जलन या इस तरह की चीजें होंगी, वो द्वारा का अर्थ नहीं होगा। द्वारा है तो वो करण तत्पुरुष का हमारा। ठीक है, यहाँ पे अपादान तत्पुरुष देश निकाला, तो देश से अलग हुआ, निकाल दिया गया, देश से निकाला, ये अपादान तत्पुरुष का एग्जाम्पल है। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, फ्री हो गया वो रोग से, अब ठीक है, वो निरोगी है, तो से यहाँ पे अलग होने के अर्थ में अपादान का एग्जाम्पल है। ठीक है, संबंध तत्पुरुष समास। संबंध में आता है का, के और की। आज्ञा के अनुसार, देश की रक्षा, राजा का कुमार, इस तरह के वर्ड संबंध तत्पुरुष में। नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें में और पर आता है, जैसे कि घोड़े पर सवार, सिर में दर्द, इस तरह के एग्जाम्पल, में पर, तो अधिकरण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट मध्यम पद लोप तत्पुरुष समास। मध्यम पद लोपी में यानी बीच के सारे वर्ड्स जो भी होंगे वो सब लुप्त हो जाएंगे और फर्स्ट और लास्ट वर्ड आ जाता है एज इट इज। जैसे कि दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, तो में डूबा हुआ लुप्त हो जाएगा और फर्स्ट और लास्ट बस ये 2 वर्ड्स आ जाएंगे समस्पद बनाने के लिए, दही और बड़ा। ठीक है, समस्पद बन जाएगा। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल, रेल यानी पटरी के लिए आता है, पर चलने वाली गाड़ी। अब इसके बीच के जो वर्ड्स हैं इनको लुप्त कर देंगे। मध्यम पदलोपी का मतलब ही यही हुआ, मध्यम मतलब मिडिल में आने वाले वर्ड्स जो पद है वो लुप्त हो जाएंगे और फर्स्ट और लास्ट वर्ड एज इट इज आ जाएगा। जैसे यहाँ पे रेल फर्स्ट वर्ड और गाड़ी लास्ट वर्ड, तो ये दोनों समस्त बना देंगे रेलगाड़ी। क्लियर, तो ये होगा मध्यम पद लोपी कौन सा, तत्पुरुष समास, उसी का भेद है। अगर ऑप्शंस में आपको मध्यम पद लोपी वहां नहीं दिखता है तो परेशान मत होना, तत्पुरुष समास लिखा हुआ है तो वो उसी का एक उपभेद है। नेक्स्ट होता है नंच तत्पुरुष, ये संस्कृत पर बेस्ड होता है। नंच में कोई ना कोई नकारात्मक पद होगा, नेगेटिव मीनिंग, जैसे कि अधर्म, स्टार्टिंग में अ होगा, असत्य, और मीनिंग निकलेगा नहीं, जो सत्य नहीं है, जो धर्म नहीं है। ऐसा ही अगर किसी भी वर्ड पे नहीं का अर्थ आ रहा है तो इट मीन्स नंच तत्पुरुष समास। और अब ये जो पेज मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना, ये सारे समास के सारे पॉइंट्स इसी में कवर कर रहा है। ठीक है, सो अगर आपके पास एग्जाम वाले दिन आप रिवाइज करना चाह रहे हैं तो ये आपके पास हार्डली ये एक बॉक्स 1 मिनट लेगा और 6 बॉक्स है 6 मिनट,
5 से 6 मिनट में समास टॉपिक आप उस टाइम पे रिवाइज कर सकते हैं और सारी क्वालिटीज इसमें उस समय इंक्लूडेड है। कैसे? जैसे कि तत्पुरुष समास, समास के कितने भेद? 6, वो मेंशन है। तत्पुरुष समास कितने होते हैं? इसके भेद कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, नंज तत्पुरुष। ये ऑलरेडी अभी हम पढ़ चुके हैं सारे। इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? द्वितीय पद प्रधान होता है, ठीक है। और कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। कारक अभी हमने पढ़े, कर्ता, कर्म, को, करण से जो भी है, ये सब लुप्त हो जाते हैं। सो अगर इन पर बेस्ड कोई एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है तो आप आंसर दे पाएंगे। ये शॉर्ट में आपका टॉपिक आ जाएगा। नेक्स्ट है कर्मधारय समास। दोनों पदों में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान, या तो विशेषण विशेष्य संबंध होगा या उपमेय उपमान संबंध होगा। ये अभी हमने समय पढ़ते समय डिस्कस किया ही था। अव्यय भाव समास, प्रथम पद प्रधान होता है, अव्यय, ठीक है। समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है और समस्त पद के लिंग, विभक्ति तथा ये वचन से मुक्त होता है। ये पॉइंट आई थिंक समझ में आ गया होगा। हम अव्यय कहते किसको हैं? ये वो वर्ड्स होते हैं जो किसी लिंग, विभक्ति, वचन से बिल्कुल आजाद होते हैं। ये हर एक के लिए एज इट इज यूज होंगे बिना चेंज हुए। उन पर जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है यथा, तो ये अगर पुल्लिंग के लिए यूज होगा तो भी ऐसा ही रहेगा, स्त्रीलिंग के लिए यूज होगा तब भी यही रहेगा, एक वचन के लिए भी इसी तरह से रहेगा और बहुवचन के लिए भी। इसमें कोई चेंज नहीं होंगे, अविकारी होगा, इसलिए अव्यय भाव, अव्यय कहलाते हैं वर्ड्स, ठीक है। यथा, प्रति, ये सारे वर्ड्स। नेक्स्ट समास का भेद, बहुव्रीहि समास। इस समास में प्रयुक्त पदों के अर्थ से भिन्न किसी अन्य तथा विशेष अर्थ की प्रधानता होती है। ये भी हमने जैसे हमने देखा था दशानन एग्जाम्पल में, दश है आनंद जिसके, उन दोनों पदों के अतिरिक्त किसी अन्य तीसरे अर्थ को प्रकट करता है। दोनों ही पद इसमें प्रधान नहीं होते, तो ये बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट सेकंड लास्ट है द्विगु समास। पहला पद संख्यावाची है, फर्स्ट वर्ड में कोई संख्या होगी, दूसरा पद एक संज्ञा होगा, और जो समस्त पद समास विग्रह करेंगे तो समाहार शब्द आता है समूह का अर्थ देने के लिए, जैसे कि नवरात्रि, 9 रात्रियों का समूह, ठीक है। तो ये द्विगु समास के एग्जाम्पल्स होते हैं। लास्ट है द्वंद्व समास। दोनों ही पद प्रधान होते हैं, जैसे माता और पिता, रात और दिन। दोनों पदों का विग्रह करते हैं तो और, या, अथवा, एवं, ये सारे वर्ड्स आ सकते हैं। दूसरे पद के लिंग से क्रिया का निर्धारण करते हैं और समुच्चय बोधक अव्यय का, जब आप समस्त पद बनाएंगे तो इसको हटा देंगे, जैसे कि माता और पिता। अब जब मैं समुच्चय बोधक वर्ड कौन सा है? और, अगर मुझे समस्त पद बनाना है तो मैं और हटाऊंगी, माता डैश पिता, ठीक है। तो इस तरह से समास टॉपिक आपका होगा यहाँ पे। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी, आपके जो वाक्य रूपांतरण टॉपिक था और समास टॉपिक। तो सी यू सून, बाय बाय।